लकी और श्रीन उस सफेद कपड़े वाली लड़की के पीछे बाहर आ गए थे। लकी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसके साथ जाने के बिना और कोई चारा नहीं था। इधर श्रीन भी लकी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही लकी और वो लड़की साथ में चलने लगे तो लकी को पता चला कि वो लड़की किसी का खून करने जा रही थी। उसमें उसे लकी की जरूरत थी। ये सुनते ही वो घबरा गया। अब वो उससे बस ये जानना चाहता था कि वो फ्री कब हो पाएगा। मुझे नहीं मालूम, वो आदमी मुझसे डरा हुआ है और ना जाने कहाँ छुपा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि हमें कुछ दिन लग जाए, ये भी हो सकता है कि हम कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा ना, तब तक तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब लकी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। वो बस चुपचाप बुत सा बनकर खड़ा था। उसकी शक्ल देखकर उस लड़की को हंसी आ गई और उसने कहा, देखो, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तय किया है ना, वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करते रहे तो मेरा दिल जीत लिया। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी चले जाने दूं। क्या कहते हो? लकी के पास में अब उसका दिल जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बस उसके पीछे पीछे चला गया। लकी ने एक ऑटो लिया और वहां से उस लड़की के साथ में रवाना हो गया। वो उसके साथ में शर्मा होटल पर आ गया। लड़की को उस रात में रुकने के लिए कमरे की जरूरत थी। वो लड़की डेस्क पर आई और उसने अपने लिए कमरा खुलवाया। उसके बाद अपने बगल में ही लकी के लिए भी एक कमरा खुलवा दिया। इसके बाद वो अपने कमरे की चाबी लेकर वहां से निकल गई। लकी अभी भी डेस्क पर खड़ा था और अपनी चाबी मिलने का इंतजार कर रहा था। उस लड़की ने जो डेस्क पर खड़ी थी, उसने लकी को देखा और उससे कुछ बात करने लगी। इतने में वहां पर जितना भी मेल स्टाफ थे, वो भी उस सफेद कपड़े वाली लड़की के बारे में आपस में बातें किए जा रहे थे। अरे भाई, एक बात सुनो ना, ये जो लड़की तुम्हारे साथ अभी आई है, इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, इसलिए हम ठीक से ना देख नहीं पाए उसे। इसके अलावा उसने जो आईडी कार्ड इस्तेमाल किया था, उसमें भी ना तो उसका फोटो ठीक से आ रहा था और ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वही लड़की है। लेकिन उसने पैसे ही इतने दिए थे कि हम लोग उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हारे साथ में उसका कोई फोटो हो तो दिखा सकते हो क्या? हाँ यार, सच में लड़की सुंदर है। मैं तो उसकी आंखों में ही अटक गया हूँ यार। वैसे तुम्हारे और उसके बीच में रिश्ता क्या है? क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो ताकि उससे मैं बात कर सकूं? लकी उन सब की बातों को सुनकर थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने खांसते हुए कहा, देखो, हम लोग यहाँ पर ना तुम्हारे मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए तुम हमारे बारे में इस तरह से जानकारी निकालकर अपनी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो, समझे? ये सुनते ही सब लोगों के तो कान खड़े हो गए। लकी का पत्ता ये काम कर गया और इसलिए सब लोग ने बारी बारी से उससे माफी मांगी। इधर उस लड़की ने लकी के लिए भी एक कमरे की चाबी निकाली और बोली, लकी जी, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में वो मैडम हमसे जो चाबी लेकर गई है ना, वो कभी काम करती हैं तो कभी नहीं करती है। तो मुझे पहले याद नहीं था और मैंने गलती से उन्हें वो चाबी दे दी। अब मैं ये उनके पास भिजवा देती हूँ, लेकिन आप जा रहे हो तो क्या आप उन्हें ये चाबी दे देंगे? उन्हें कहना कि कल सुबह वो हमारी ये पुरानी चाबी हमें लौटा देंगी। ठीक है, लकी ने कहा और उसके बाद उस लड़की के हाथ से वो चाबी ली और सीधा अपने चौथे माले पर बने हुए कमरे में चला गया। फिर लकी सबसे पहले अपने कमरे में जाकर नहाया, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। उसे याद आया कि उसने अभी तक उस लड़की को वो चाबी नहीं दी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और सीधा उस लड़की के कमरे में चला गया। लकी ने दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज देने लगा, मगर वो सुन ही नहीं रही थी। वो कमरे का दरवाजा बजा रहा था, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लकी ये देखकर सुनकर हैरान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। हो सकता था कि उसके साथ में कोई समस्या हो गई हो। लकी ने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर जैसे ही दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुसा और सामने जो मंजर देखा, वो देखने के बाद तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी वो। जिस तरह से वो बैठी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पलंग पर कमल का फूल खिला हुआ है। उसके काले बाल अभी भी गीले थे और उसमें से पानी की बूंदें गिर रही थी। उसके शरीर में से बहुत भीनी सी खुशबू भी उठ रही थी। उसने अपने बालों को अपने कंधे पर से नीचे उतारा
लकी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे अंदर आते ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो अंदर तक हिल गया। लकी ने देखा कि पलंग के इर्द गिर्द बैंगनी रंग की जाली लगी हुई थी। उसे देखकर उसने एक ब्लेड निकाली और सीधा उस पर दे मारी। अचानक से एक तेज सी रोशनी चमकी और उस नेट की जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई और पूरी जाली नीचे पलंग पर आकर बिछ गई। लकी ने इतने में देखा और उसे कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनते ही लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और वो लकी की तरफ देखने लगी। फिर वो लड़की अपनी जगह से उठी और एक ही छलांग में लकी तक जा पहुंची। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और फिर नीचे गिरा दिया। उसने फिर उसे लकी की गर्दन को पकड़ा और बोली, तुम्हारे और उस बूढ़ी औरत के बीच में क्या रिश्ता है? उसकी आंखें लाल हो गई थी। कौन बूढ़ी औरत? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लकी ने कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया हो। मैं परिणीता की बात कर रही हूं। उसने उसकी गर्दन छोड़ी और फिर उसके कपड़े पकड़ते हुए बोली। फिर उसने लकी को हवा में उठाया और सीधा नीचे गिरा दिया। लकी सीधा बिस्तर पर गिरा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसका सफेद रंग का रौब सीधा उड़ता हुआ उसके पास आया। उसने उसे ओढ़ लिया। लकी ये सब देखकर बुरी तरीके से कांप रहा था। उसे इस तरह हाल में देखकर उस लड़की ने कहा, अभी तुमने एक ब्लेड चलाई और फिर उस नेट को नीचे गिरा दिया। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? लकी पलंग पर गिरने की वजह से चोटिल हो गया था। उसे दिल ही दिल इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। जब मैं दिल्ली रहा करता था तब उनसे मैंने ये सब सीखा। सासू माँ? कौन सासू माँ? और कैसी दिखती है वो? उस लड़की ने लकी से पूछा। लकी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो और उसकी सासू माँ दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। लकी ने कुछ देर में सोचा और फिर बोला, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। वो भी इस तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन उसके कपड़े का रंग ना लाल होता है और वो 2 चोटी भी बनाती है। वो खुद भी देखने में सुंदर लगती है। ये सुनते ही वो लड़की एक बार के लिए चौंक गई। वो चौंकते हुए लकी की तरफ देख रही थी और फिर उसने खुशी के मारे कहा, जब तुमने उससे मुलाकात की तब वो 80 साल की थी और फिर अचानक से एक दिन में वो 17 की हो गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? वो लड़की ये सुनते ही फिर से खुशी में नाचने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो वही है, मुझे उसके पास ले चलो। कहाँ है वो? लकी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप जिस इंसान को मारना चाहती हैं वो मेरी सासू माई है? हाँ, वही चुड़ैल जिसका मैं खून पीना चाहती हूँ, और तुम मुझे उसके पास अपने साथ में लेकर चलोगे। अगर तुमने मुझे उससे मिलवा दिया तो मैं उसके बाद तुम्हें ढेर सारा इनाम देने वाली हूँ। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। फिर उस लड़की ने लकी की तरफ देखा। लकी ये सुनते ही झटका खा गया। उसे अचानक से वो दिन याद आ गया जब उसकी सासू माँ को भी उसने इसी तरह की चीज करते हुए देख लिया था। तब उसने उसे बताया था कि उसकी एक दुश्मन थी जिसका नाम जीजी विशा था। वो उससे काफी डरी हुई थी और वो भी उसे खत्म करना चाहती थी। वैसे ये भी उसे खत्म करना चाहती थी। कहीं ये वही जीजी विशा तो नहीं थी? वैसे क्या आपका ही नाम जीजी विशा है? अच्छा, तो मतलब तुम्हें परिणीता यानी तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया है। वैसे उसकी हालत इस वक्त कैसी है? मुझे उसके बारे में और भी चीजें बताओ, उस लड़की ने कहा। लकी ने अपना सिर नाम में हिलाया और बोली, हाँ भले ही मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहां पर है, पर फिर भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कहां पर है। क्या तुम्हें क्या मरना है क्या? उस लड़की ने कहा। उसकी आंखें मारे गुस्से की वजह से ठंडी हो गई और वो लकी को मारने के लिए अपना हाथ उठा चुकी थी। उसने अपने रोब की आस्तीन को ऊपर किया और वो लकी की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो रुकी और उसने लकी से कहा, देखो मेरे इस लबादे में ना बहुत सारे बारीक तार छिपे हुए हैं। अगर मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें खोल दिया ना तो ये चाकू से भी नुकीले हो जाएंगे और सीधा तुम्हारी दोनों हाथों को काट देंगे। क्या अब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? लकी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। भले ही मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि अगर वो उससे बात कर लेता तो शायद उसे इन दोनों के बीच में जो हो रहा था वो समझ आ सकता था। वैसे आप दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा है? क्या आप चाहो तो मुझे बता सकते हो? आप इतनी सी बात के लिए लोगों को मारना क्यों चाहती हूँ? जरूरत क्या है? मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, लेकिन मैं उसके शरीर का हर एक हिस्सा अपने हाथों से काट देना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से चीर दूं, फिर तिनका तिनका उसे मारूं। अब भी तुम्हें मेरे और उसके बारे में बात करनी है, बोलो। जिजीविशा ने अपना लबादा पीछे की ओर खींचा तो लकी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका खुद का शरीर भी पीछे की तरफ खींचने लगा था। लकी बस रोने ही वाला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी में से कहीं से कोई ब्लेड धंसे जा रही थी। उसके हाथ में वो चुभन उसे बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उस लड़की ने फिर से लकी को देखा और मुस्कुराई। तुम्हें ये महसूस हो रहा है ना? अब आगे से ऐसी बात करने की हिम्मत भी नहीं करना। ये ताकत है मेरी। अगर तुम्हारा हाथ टूट जाए, जिसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब चुपचाप बताओ कि वो कहां पर है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में अपनी सासू मां का पता उसे बता देता? क्या वो उसे जान से मार देती? या आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जैसे ही जिजीविशा के कमरे में घुसा तो उसका हाल देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने नेट को ब्लेड से गिरा दिया था और इस वजह से जिजीविशा को पता चल गया कि लकी और परिणीता के बीच कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर था। वो परिणीता की खून की प्यासी थी और लकी से उसका पता पूछ रही थी, लेकिन लकी उसे बताने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा हाथ काटूंगी, उसने कहा। जिजीविशा के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और लकी भी हवा में उठ गया और फिर सीधा धड़ाम से नीचे गिरा। जिस तरह की आवाज आई उससे तो लग रहा था जैसे उसका हाथ ही टूट गया, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो पाया उसका हाथ नहीं टूटा था। वो बिल्कुल ठीक था और अभी भी उसके कंधे से जुड़ा हुआ था। बस उसके हाथ पर थोड़े से खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। शायद वो उसकी ड्रेस पर लगे धागों की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर जिजीविशा अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करती तो शायद लकी का हाथ अलग हो सकता था। आपने मेरा हाथ काटा नहीं? लकी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो उसी वक्त सही नजर आ रहा था। जिजीविशा ने लकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम भी बहुत कमाल हो, हिम्मत तो तुम में बहुत है, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूं। इसके बाद जिजीविशा लकी के ऊपर देखे जा रही थी। वो इतने में उसकी नजर उसकी जेब पर पड़ी। उसने अभी भी अपनी जेब में वो लाल रंग का धागा रखा था। ये क्या है? जिजीविशा ने पूछा। जैसे ही लकी ने उसकी नजर की ओर देखा तो एक बार के लिए वो खुद भी दंग रह गया। उसने देखा कि ये तो वही धागा था जो उस दिन उसकी सासू मां ने उसे दिया था। उसके बाद में उसने उसे उतारा ही नहीं था और वो बस उसे अपनी जेब में लिए जा रहा था। जैसे ही लकी ने उस धागे को अपने हाथ से अंदर करने की कोशिश की तो वो वापस आकर बाहर गिर गई। लकी ने फिर से उसे उठाया और अपनी जेब में डालने लगा। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका कि इतने में एक हाथ आया और उसके हाथ से वो लाल धागा गायब हो गया। जिजीविशा ने वो धागा अपने हाथ में ले लिया। फिर वो उसे टटोलते हुए देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो सासू मां ने दामाद जी को बहुत प्यार से अपनी दुआएं दी हैं। फिर जिजीविशा उस धागे को अपनी उंगलियों में घुमाने लगी। जैसे ही उसने धागे को घुमाया तो उधर से भी धागा हल्का सा घूमने लगा। जिजीविशा की उंगली में सच में अचानक से हरकत हुई। परिणीता को उधर से धागे की हलचल महसूस हो गई। जिजीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम और परिणीता एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तुम इधर से सिग्नल देते हो और उधर से वो भी सिग्नल देती है। नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें मुर्गे देने का होता है। जब से मैं दिल्ली से जयपुर आया हूं तब से मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है और क्या कर रही है। ये सुनते ही जिजीविशा को हंसी आ गई और उसने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिस तरह की संकीर्ण मानसिकता की वो औरत है ना, तुम्हारे लिए तो वो उस वक्त छोड़ना जब वो ठीक हो गई थी बहुत बुरा रहा होगा। हो सकता है कि इस बात की वजह से वो तुमसे नाराज भी हो गई हो। यह भी हो सकता है कि इस बात का बदला लेने के लिए वो तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली से जयपुर आ जाए। ये भी ठीक ही है। इस हिसाब से मुझे तो उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा वो खुद ही यहां पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच। लकी इस वक्त जिजीविशा को नफरत भरी नजरों से देख रहा था और उसने कहा, वैसे आपको इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी इतना खुश होना ना ठीक बात नहीं है। मैंने भी सासू मां को लड़ते हुए देखा है और आपके सामने वो खुद भी किसी से कम नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि जितना दूर हो सके ना उतना दूर हो जाओ उनसे, वरना हो सकता है आपको ही वो मुर्गा बना दे। जिजीविशा ने भी लकी की बात सुनी और बड़ी ध्यान से हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, वो मुझसे कम से कम 40 साल बड़ी है।
और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी लड़ने की ताकत मुझसे ज्यादा अच्छी होगी अनुभव जो है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं? लकी ने पूछा। वो ऐसे काम में कभी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। जिजीविशा उसके पास आई और बोली, जी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है, ताकि जब मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊं तो मैं अकेले ना रहूं। तुम उसके भरोसे के आदमी हो और मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगी। इससे होगा ये कि तुम उसके पास जाओगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम मेरे लिए उसके ऊपर हमला करोगे ना? लकी ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, ना तो मैं उनसे कोई दुश्मनी करूंगा, ना ही उनके मन में मेरे लिए कोई उल्टी बात है। उल्टा वो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनते ही जैसे जिजीविशा की आंखों में तो अंगारे उतर आए। वो अचानक से उसे गुस्से में देखने लगी और उसे खांसी आ गई। उसने अपनी हथेली अपने मुंह के आगे रखी और उसने खांसने के बाद उसने अपना हाथ हटाया तो उसके हाथों में बलगम के साथ खून भी आ गए। अरे ये खून कैसा? आप ठीक तो हैं? लकी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा। जिजीविशा तो इतनी फिट नजर आ रही थी, फिर उसे खांसी में इतना खून कैसे आ गया? जिजीविशा ने अपने हाथ पर लगा खून साफ किया और फिर अपना मुंह साफ करने लगी। उसकी सांस हल्की सी कमजोर हो गई थी और उसी कमजोर सांस के साथ उसने कहा, मैं अभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए बहुत सी क्रिटिकल पोस्ट पर आ गई थी। तुमने जिस टेक्निक से मेरे ऊपर ब्लेड फेंकी ना, वो परिणीता की टेक्निक थी। मुझे लगा कि अचानक से परिणीता ही मेरे कमरे में आ गई और उसने जबरन मेरी प्रैक्टिस को बंद करवा दिया। शायद इस वजह से मेरा खून का बहाव उल्टा हो गया और मेरे अंदर घाव हो गया था। ओह, मुझे माफ कर देना। नहीं, तुमने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया और इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस बात का दोष तुम्हें नहीं दे सकती। मैं परिणीता से मार्शल आर्ट्स में बहुत कमजोर हूं, इसलिए मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वो मुझे मार न डाले। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज उन्हें मत मारिए, लकी ने कहा। नहीं, इस बात से तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं उससे बदला लूंगी तो लूंगी, इस चीज से मुझे कोई रोक नहीं सकता, जिजीविशा ने जोश में कहा। उसकी आवाज सुनकर ही लकी इतना घबरा गया कि उसने बिना कुछ सोचे ही वो उसके सामने देखने लगा। वैसे भी जिजीविशा उसके सामने इतनी ताकतवर नजर आ रही थी कि लकी उसे मना नहीं कर सकता था। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं, क्या तुम सीखना चाहोगे? वैसे तुम्हारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। कौन तुम्हें इतना सब सिखाएगा जितना मैं तुम्हें सिखाने की सोच रही हूं। जब हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। जब मैं हारने लगूं तो तुम मुझे बचाने के लिए बीच में आ जाना। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? प्रॉमिस करो। मैं वो लकी हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब देना चाहिए उसे। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि अभी तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा और तुम बिना मेरे पूछे कमरे में घुस आए। ऐसे में सोच लो कि जब मैं ये बात सब लोगों के सामने रखूंगी तो तुम्हारा क्या होने वाला है। अगर तुमने हाँ कर दी और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रह गई, तब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। उस लड़की ने कहा और लकी को शरारत भरी नजरों से देखने लगी। ठीक है, लकी ने अनमने मन से हाँ कर दी। वो जानता था कि अभी भले ही वो मार्शल आर्ट सीख रहा था, लेकिन इसके अलावा उसकी सासू माँ बहुत कुछ सिखा चुकी थी उसे। जब वो उसकी सासू माँ दोनों लड़ाई कर रहे होते और एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाते, तब लकी बीच में आकर उनसे सुलझा देता था। वो इन दोनों को एक दूसरे की जान तो नहीं लेने देना चाहता था। जिजीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तो अब जब तुमने हाँ कर दी तो फिर हम लोग आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से सीखना। फिर कल से हम लोग मेंटल फॉर्मूला पे काम करेंगे। इसके बाद जिजीविशा ने लकी को कमरे के बीच में सब चीजें कर कर दिखानी शुरू की। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और पैर बिल्कुल साफ थे। जब वो मार्शल आर्ट्स भी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डांस कर रहा हो। इसके अलावा वो अभी नहा कर ही निकली थी और उसके बदन से वो खुशबू अभी तक गई नहीं थी। लकी उसे देख रहा था और बस देखता जा रहा था। वो चाह कर भी उसके बदन पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में जिजीविशा का वो डांस खत्म हो गया। उसने आज बहुत दिनों बाद इस तरह से प्रैक्टिस की थी। एक जमाना था जब जिजीविशा अपने साथ वालों के साथ में पहाड़ों पर इस तरह प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन बहुत समय से वो अपने साथ के लोगों से अलग हो गई और इस वजह से उसे वो सारे पल याद आने लगे। उसने लकी की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और इधर उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे।
उसकी पलकों की कोरें गीली हो गई। फिर उसने अपनी आंखें साफ की और लकी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अभी तुम्हारे सामने जो दिखाया है वो बेसिक स्किल है। अब देखो, तुम भी मुझे ये सब करके दिखाओ। लेकिन हाँ, मुझे सारे तो याद नहीं रह पाए। मैं उनमें से कुछ याद रख पाया हूं, और ऐसे में मैं उसे प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूं? लकी ने शर्माते हुए कहा। उसका सारा ध्यान तो जिजीविषा के ऊपर था। ऐसे में वो उसके मूव्स को कैसे देख पाता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगी, जिजीविषा ने कहा। ठीक है। लकी के पास में उन मूव्स को प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। उसने वो सारे मूव्स करने शुरू किए जो थोड़े बहुत उसे याद रहे। उसकी शुरुआत के 10 मूव्स बिल्कुल सही थे, लेकिन जब वो आखिर तक आया तो वो आगे का सब कुछ भूल गया। वो बस शर्माते हुए जिजीविषा की तरफ देखने लगा। जैसे ही जिजीविषा ने उसे इस तरह से खड़ा देखा तो उसने गहरी सी सांस ली और फिर लकी के पास जाकर उसे एक एक चीज सिखाने लगी। वो लकी का हाथ पकड़ते हुए उसे सिखा रही थी। लकी भी उसके नाजुक हाथों को पकड़े हुआ था और उसकी मीठी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। कभी कभी उसके मुलायम से बाल लकी के गालों को छू जाते और उसके बदन की खुशबू से लकी मोहित हो जाता। वो ठीक इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इधर जिजीविषा पिछले 1 घंटे से उससे लेक्चर दे रही थी। लकी ने उसकी आधी बात सुनी, आधी नहीं, और फिर वापस से अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। नहीं, आज तुम यही मेरे कमरे में सोने वाले हो। हमें आगे और भी बातें करनी है, जिजीविषा ने कहा। अच्छा। ये सुनते लकी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर में लकी उसके कमरे में ही रुक गया। जिजीविषा ने लकी से कहा और कि वो सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसके साथ में उसी की बिस्तर पर सो सकता था। लेकिन लकी ने कहा कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर में लकी सोफे पर जाकर सोया। उसने अपने लिए एक रजाई मंगवा ली। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी परिणीता के बारे में से सब कुछ बता देता? आपको क्या लगता है क्या होगा अब उन दोनों के बीच? सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जिजीविषा ने पकड़ लिया था और अब उसके पास में उससे बचने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने लकी को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि उसे परिणीता को मारने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। लकी ने भी आखिर में हाँ कर दी। जब उनकी पहले दिन की प्रैक्टिस खत्म हुई तो उसके बाद जिजीविषा ने लकी को अपने साथ में सोने के लिए कह दिया। वो तो यही चाहती थी कि लकी उसके साथ उसके बिस्तर में सोए, लेकिन लकी ने मना कर दिया। वो आकर सोफे पर सो गया। ठीक इसी वक्त जब ये सब हो रहा था तब उधर अभिराज को भी उसके साथ वाले लोग हॉस्पिटल ले आए। उसे इमरजेंसी रूम से निकाल कर आईसीयू में भर्ती किया गया। विराज भी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? विराज ने पूछा। जब उसे ये सब खबर मिली कि अभिराज के साथ में इस तरह की घटना हो गई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अभिराज जैसे आदमी किसी लड़की से इतनी बुरी तरीके से मार खा सकता था, ये उसे बिल्कुल अलग बात लग रही थी। उसके दिमाग में ये बात घुसी नहीं रही थी। फिर जब उसे पता चला कि उसकी उंगलियां और पैर काट दिए गए थे तब तो उसका और भी माथा खराब हो गया। विराज, मुझे माफ कर देना। आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। अभिराज ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? विराज ने घबराते हुए पूछा। लेकिन अभिराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे और क्या बताए। वो बोलना तो चाह रहा था, लेकिन उस सफेद कपड़े वाली लड़की की धमकी उसे याद आ रही थी। उसने उसकी जुबान बंद करवा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विराज को समझाए तो क्या समझाए और कैसे। इसलिए थोड़ी देर बाद अभिराज ने सारा इल्जाम लकी के सिर पर लगा दिया और कहा, अरे बना, ये सब उस फटीचर लकी की वजह से हुआ है। श्रीन मैडम का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो उन्हें अपने साथ लेकर आने ही वाला था, लेकिन वो फटीचर पहले ही बीच में आ गया और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। उसने ही तुम्हारी उंगलियां और पैर काटे हैं क्या? विराज ने पूछा। अभिराज ने उसकी बात में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सब उसी का किया धरा है। बना, वो फटीचर है बहुत खतरनाक। अगर वो बीच में नहीं आता ना तो शायद आज हमारा काम हो चुका होता। हम सब उसके सामने लड़े थे, लेकिन वो अकेला ही हम सब के ऊपर भारी पड़ा। इधर विराज ने उसकी बात सुनी और फिर बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें जल रही हो। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और अपने दिल ही दिल उसने कहा, साला फटीचर आदमी, ये बार बार मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरे जा रहा है। मैं इसको बताता हूं कि इससे इसकी सब चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 6 बजे जिजीविषा ने लकी को उठाया
वो दोनों बारी बारी से नहाए और फिर जीजी विशा लकी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गई। जब होटल में काम करने वाले लोगों ने देखा कि लकी और जीजी विशा एक ही कमरे में सोए तो वो उसे देखकर हैरान रह गए। वहां पर जो आदमी लोग काम कर रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इतनी शानदार दिखने वाली औरत और वो भी इतनी बड़ी उम्र की ऐसे फटीचर बच्चे के साथ क्या कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। साथ में उन सब की जान तो बस यही सोच सोच कर जले जा रही थी कि कल उन दोनों के बीच में रात में क्या हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो उस दृश्य को देखने के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे। इधर जीजी विशा और लकी थोड़ी दूर पर बने एक पार्क के पास जाकर आ गए। वहां पर कुछ लोग थे लेकिन बाकी का पार्क खाली था। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और कहा, चलो अब माइंड पर कैसे काम करना है मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि तुम्हें एक तो शांत बैठना होगा, उसके बाद अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने दिमाग को शांत रखना होगा। फिर तुम्हें ऐसे ही अपने दोनों हाथों को बांधकर उठक बैठक लगानी होगी। जीजी विशा ने कहा और फिर उसे वो मंत्र बताने लगी जिस मंत्र के साथ वो ये काम करने वाला था, जिसमें कुछ 80 सेंटेंस थे और हर सेंटेंस में 5 शब्द भी थे। वो हर किसी कविता की तरह लग रहे थे, लेकिन फिर भी लकी को लग रहा था कि ये सब उसके बस की बात नहीं थी। चलो अब तुम यहां बैठ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें ये फॉर्मूला सिखा दूंगी, उसने कहा। ठीक है, लकी ने कहा और एक चट्टान के पास आकर बैठ गया। वो उस फॉर्मूले को याद करने में लगा था जो अभी जीजी विशा ने उसे सिखाया। अगर वो उसे भूल जाता तो लकी फिर से उससे पूछ लेता। लगभग आधे घंटे के बाद में ही लकी ने पूरा फॉर्मूला याद कर लिया और फिर उसने बड़ी ही खुशी में कहा, मुझे याद हो गया। जैसे ही जीजी विशा ने यह सुना तो उसने कहा कि लकी उसे भी पूरा मंत्र सुनाए। वो भी एक शब्द गलत जाता हुआ नहीं सुन सकती थी। लकी ने मंत्र सुना दिया। जीजी विशा ये सुनकर खुश हो गई और उसने कहा, जिस तरह से तुमने सुनाया है ना, मुझे ये काफी अच्छा लगा। तुम काफी जल्दी सीख गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख जाओगे, पर याद रखना इसे हर रोज तुम्हें दोहराना होगा, हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा कल रात जो तुमने सीखा है उसे भी याद रखना होगा। जीजी विशा ने फिर से एक बार उसे वो पूरा तरीका सिखा दिया। वो लकी को ताजा कर देना चाहती थी ताकि लकी किसी चीज को भूल ना जाए। अब इधर बहुत से लोग जो वहां पर खेल रहे थे या कसरत कर रहे थे, वो लोग लकी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी कर क्या रहा था। इसके अलावा उन्हें यह सब दिखाई दे रहा था कि लकी जो कुछ कर रहा था वो बहुत ही दुख के साथ कर रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने कहा, देखो बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम गलत तरीके से बॉक्सिंग सीख कर आए हो। अगर तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है तो वहां पर जाकर एक बहुत अच्छा क्लब है, तुम वहां पर जाकर सीख सकते हो। मैं समझ चुका हूं कि तुम अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लकी ने उस आदमी की बात सुनी और फिर जीजी विशा की तरफ देखने लगा। जीजी विशा ने कहा, बाकी लोगों की क्यों सुन रहे हो? वो जो भी कह रहे हैं उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम बस चुपचाप से वो करते जाओ, मैंने तुम्हें बताया है। जी, लकी ने कहा और फिर अपनी प्रैक्टिस करने में लग गया। फिर काम करते करते दोपहर हो गया। लकी और जीजी विशा एक दुकान पर खाना खाने के लिए आ गए। वैसे आपने कल मेरे ऊपर यही टेक्निक इस्तेमाल किया था ना जो आज किया? लकी ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ये वो नहीं थी, वो एक अलग टेक्निक थी जिसे सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब सिखाऊं? लेकिन सोच लेना, अगर तुम्हें वो सब सीखना है तुम्हें औरत की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी और उन्हीं तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था, लकी ने कहा। नहीं, मैं अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों पूछ रहे थे। तुम इसलिए पूछ रहे थे ना ताकि मैं तुम्हें वो सब सिखा सकूं। जीजी विशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में बहुत ताकत नजर आ रही थी। कोई भी आदमी उसे देखते ही ये बात आराम से कह सकता था। इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। उनके सलाद में से एक मूंगफली का दाना निकला और सीधा उस वेटर के पैर में जा गिरा। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जोर से चिल्ला उठा। उसके हाथ से सारा खाना गिरने ही वाला था। इतने में जीजी विशा अपनी जगह से उठी। उसने वेटर के कपड़े पकड़ लिए और ना सिर्फ उसे गिरने से बचाया बल्कि वो सारा खाना भी अपने हाथ में ले लिया। जितनी भी चीजें थाली में थी, हवा में लहराने के बाद वो सारी वापस थाली में आ गई जैसे पहले थी। इसके बाद उसने वेटर को छोड़ा। लकी ये देखता ही रह गया। थैंक यू मैडम, आपने तो बचा ही लिया। कमाल की हैं आप, उस वेटर ने जीजी विशा की तरफ देखते हुए कहा।
इतने में होटल के बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, ताली बजाने लगे। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुराए जा रही थी। लकी ने भी उसके लिए ताली बजा दी। हालांकि उसने अभिराज के साथ जो किया था उसके साथ आगे ऐसा ना हो, इसलिए लकी भी ये सब कर रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। इसके बाद उन दोनों ने आराम से खाना खाया और वहां से बाहर निकल आया। वो सिर्फ उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो लकी को वो सिखा रही थी वो कितना सही था और लकी इससे कितने सारे काम कर सकता था। इसके बाद लकी ने भी ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बस उसके साथ में प्रैक्टिस करने लगा। जब वो शाम को अपने कमरे में आता तो जीजी विशा लकी से बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती। जीजी विशा के साथ में रहते हुए लकी ने बहुत सारे कुंफू सीख लिए। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना बढ़िया कुंफू करने लगा। एक दिन जब शाम को होटल में उसने लकी के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे तो आखिर में जीजी विशा ने लकी से कहा, देखो अब तुमने इस मंत्र के और इस टेक्निक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सीख लिए हैं। कुल 36 स्टेप्स होते हैं और वो सारे ही तुम्हें सिखा चुकी हूं मैं। ये 36 स्टेप्स सब कुछ हैं। अब आगे से जब कभी तुम दुश्मन से मिलोगे ना तो उससे लड़ने में, उससे निपटने के लिए सारे तरीके तुमने सीख लिए। वो सब यही काम होने वाले हैं तुम्हारे लिए। हाँ मैं समझ गया, लकी ने बहुत ही गंभीरता से कहा। वो जीजी विशा को पहले ही इन मामलों में अपनी गुरु मान चुका था। इसके बाद जीजी विशा नहाने के लिए चली गई और उसने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनकर पलंग पर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसने पहले जब वो कमरे में मार्शल आर्ट्स करती तो वो उसे बिना कपड़ों के ही करती, लेकिन जब से लकी भी उसके साथ करने लगा तो अब कपड़े पहनने लगी थी। लकी इधर चुपचाप अपने सोफे पर लेटा हुआ था और आराम से अपना फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद में एक न्यूज हेडलाइन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। बरना की रानी के गायब हो जाने के बाद से पुलिस ने उसकी तलाश में पूरा जयपुर छान मारा। लकी को अचानक से याद आया कि उस दिन उसने खेल में भाग लिया था तो उस देश के राजा के बगल में जो रानी की कुर्सी लगी हुई थी वो खाली थी। लेकिन उस वक्त लकी को यह लग रहा था कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सेरेमनी में नहीं आई थी। लेकिन अब जब लकी ने वो खबर पढ़ी तो उसे समझ आया कि वो रानी का गायब होना कितनी बड़ी बात थी। लकी ने उस खबर को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि वो लोग ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी में जाने के बाद में फिर से अपने देश के लिए रवाना हो जाने वाले थे, लेकिन अचानक से रानी गायब हो गई और इसी वजह से राजा अभी तक यहीं पर रुके थे और रानी की तलाश में लगे थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। लकी ने देखा कि नीचे उस रानी की तस्वीर भी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन्हें बचा पाता? आखिर किस तरह से जुड़ा हुआ था ये पूरा मामला लकी से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए तमिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जीजी विशा ने अपने कमरे में रोक लिया था और उसे सारे दांव पेच सीखने शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने देखा कि जीजी विशा और लकी एक ही कमरे से बाहर आए तो उनकी आंखें तो हैरानी के मारे अटक ही गई थी। ऐसा हो कैसे सकता था कि इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो, लेकिन लकी भी उसके साथ जुड़ा रहता और उसने सब कुछ सीख लिया। एक दिन जब लकी उसके कमरे में सोफे पर लेटा था तो उसने देखा कि बरना के राजा अभी भी जयपुर में ही रुके थे और अपनी रानी की तलाश में लगी थी, क्योंकि उनकी रानी गुम हो गई थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। फिर उसने जब नीचे लगी रानी की फोटो देखी तो उसे देखकर वो दंग रह गया। वो किसी की नहीं बल्कि जीजी विशा की ही तस्वीर थी। लकी ने एक बार के लिए उस तस्वीर को देखा और फिर जीजी विशा की तरफ देखने लगा। वो सच में बरना की रानी ही थी। अब लकी को समझ आ रहा था कि क्यों उसने फर्जी आई कार्ड दिया था, क्यों उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे और क्यों वो ये कह रही थी कि वो पहली बार जयपुर आई थी। लकी के सामने अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया था। अब लकी उससे बाकी सब चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो मेडिटेशन में थी। ऐसे में लकी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब लकी ये सब सोच ही रहा था तब इधर विराज आराम से शहनाज के साथ बैठकर जिमिनी होटल में खाना खा रहा था। उनकी शादी में बस अब कुछ दिन का ही समय रह गया था और बीते दिनों में वो लोग एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। ठीक इसी वक्त उसने देखा कि उसके फोन पर भीम का फोन आया। जब से अभिराज की पिटाई हुई थी और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तब से विराज लकी की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा था। उसने भीम को इसी काम पे लगा दिया था कि वो लकी के ऊपर नजर बनाए रखे। इसके अलावा उसने लकी से लड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया, लड़कों से बात कर ली। विराज अभी भी अभिराज की उस बात से डरा हुआ था जब उसने कहा कि लकी सच में बहुत खतरनाक था।
शहनाज तुम खाना खाओ, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर कर वापस आता हूँ, विराज ने कहा और वहां से निकल गया। वो जैसे ही बाहर आया उसने उधर से भीम से कहा, विराज मैंने एंड्रयू से और मैथ्यू से बात कर ली है, दोनों को कुश्ती से लेकर कुंफू तक सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ आता है। वो लोग इस बात को भी मान गए हैं कि लकी को मारने के लिए वो आपको ये सब सिखा देंगे। वो काम करने के लिए आने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। वैसे उस लकी के बारे में क्या खबर है? विराज ने पूछा। अभी 3 दिन पहले ही भीम ने उसे लकी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो कहाँ था और क्या कर रहा था, ये सब उसने विराज को बताया था। विराज ने जब उसके बारे में सुना तो वो थोड़ा सा घबरा गया। बना उसका तो अभी वही चल रहा है जो चल रहा था। वो अभी शर्मा होटल में रुका है, साथ में वो गोरी सी लड़की है और वो दोनों लोग हर रोज यही कमरे में रुकते हैं। वैसे बना एक बात है, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, भीम ने कहा। हाँ अच्छा है, रोज रोज ऐसे ही काम करेगा तो खोखला हो जाएगा। ऐसा होने से ना हम लोग उससे और आसानी से निपट सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं एक बार के लिए शर्मा होटल आता हूँ, वहां देखता हूँ कि मामला क्या है। अच्छा बना, वैसे आपके साथ में शहनाज भाभी साहब ही हैं, वो आएंगी क्या? क्योंकि वो और लकी साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसे में कहीं इस चीज से उनको कोई गलत मैसेज ना चला जाए, गलत असर ना हो जाए। हो सकता है कि भाभी का दिल पलट जाए और वो आपको मना कर दें, भीम ने कहा। अरे यार, ऐसे आदमी के ऊपर तो किसी को दया नहीं आएगी जो कि एक लड़की के साथ होटल में पड़ा है। मैं जानता हूं कि शहनाज कैसी है, वो मुझे समझती और नहीं भी समझेगी तो मैं उसे समझा दूंगा। एक बार हम सब उसको सबक सिखा देना, उसके बाद हम पुलिस को बुला लेंगे ताकि वो उसे अपने साथ में ले जाए, विराज ने कहा। ठीक है बना, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं उन दोनों को लेकर अभी शर्मा होटल आता हूँ, आप लोग वहां पहुंचे, साथ में अंदर घुसेंगे, भीम ने कहा। इधर विराज ने फोन रखा और फिर शहनाज के पास चला गया। जब विराज ने उसे बताया कि वो लोग कहाँ जाने वाले थे तो शहनाज को उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो दोनों विराज की गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो लोग शर्मा होटल आ गए। वहां पर विराज भीम के लाए हुए दोनों लोगों से मिल चुका था। एंड्रयू 30 साल के आसपास का आदमी था। उसने काले रंग की टाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके कसे हुए मसल्स पर ढेर सारे चोटों के निशान थे। मैथ्यू की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। उसने सूट पहना था और उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि वो कितना खूंखार था। जैसे ही शहनाज की नजर उन दोनों लोगों पर पड़ी तो एक बार के लिए तो वो घबरा गई। वो डरी हुई थी और विराज के पीछे छिप गई। विराज उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने उन दोनों लोगों को कहा आगे जाने के लिए और हाथ मिला लिया। इधर होटल का मालिक भी विराज का स्वागत करने के लिए आ गया था और उसने विराज को देखते ही कहा, आइए विराज बना, आइए भाभी साहब, आज आपको मेरे गरीब खाने में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता, वरना आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी, मालिक ने कहा। अच्छा जी, आप इतने मेहरबान इसलिए तो नहीं हो रहे क्योंकि आपके होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है? आप चाहते थे ना कि मैं आकर देख लूं? विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। नहीं बना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि कोई हमारे होटल के बारे में गलत खबर फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत उस होटल के मालिक ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज विराज यहाँ क्यों आया था और वो क्या कहना चाह रहा था। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर चौथे माले पर जो कमरा नंबर 403 है, उसमें एक लड़का लड़की अभी साथ में रह रहे हैं। मुझे लगता है मैनेजर साहब की इस बात पर आपका ध्यान नहीं किया है। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलवाता हूँ। बोला उस लड़के को और उस लड़की को बाहर, सब पता चल जाएगा। 403। उस मैनेजर को अभी भी ये बात अच्छे से याद थी कि उस कमरे में कौन रह रहा था। उस लड़की को वो कैसे भूल सकता था जिसने अपने कमरे के किराए के बदले अपनी सोने की अंगूठी दे दी। उस अंगूठी की कीमत ही लगभग 2 लाख रुपए के आसपास थी। इसलिए जब उसने अपनी तरफ से आईडी कार्ड भी नहीं दिया तो उससे इस मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रह रहे थे। अब ऐसे में इस बात से विराज को क्या परेशानी हो सकती थी? ऐसा क्या था जिसकी वजह से विराज उस लड़के को और उस लड़की को सबक सिखाने के लिए यहाँ तक आ गया? एक बार के लिए तो उसे ये समझ नहीं आया था, लेकिन वो विराज को मना नहीं कर सकता था। इसलिए वो बस धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ठीक है बना, मैं अभी उस लड़के को बाहर बुला देता हूँ और आपके सामने लाकर खड़ा करता हूँ। इधर लकी अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। कौन है? लकी ने पूछा। लकी जी, क्या आप 1 मिनट के लिए अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं? थोड़ा काम है आपसे। लकी उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए चौंक गया। उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस शहर से बाहर बुलाने के लिए आएगा।
लेकिन अब जब वो बाहर खड़ा ही था तो लकी उससे मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर 2 वेटर खड़े थे। वो लकी को अपने साथ लेकर नीचे आ गए। जैसे ही लकी ने देखा कि वहां पर शहनाज और विराज खड़े थे तो एक बार के लिए तो वह हैरान रह गया। शहनाज को देखकर तो उसे खुशी हुई, लेकिन उसे विराज के साथ देखकर थोड़ी हैरानी। लकी को यह भी पता चला कि पिछली बार शिरीन के साथ जो हुआ था उसकी वजह विराज था और वो नाराज था उस वजह से। हेलो विराज। हेलो शहनाज। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो दोनों सच में लकी से ही मिलने के लिए आए थे या बात कुछ और थी। विराज ने गुस्से से उसकी ओर देखा और फिर शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, शहनाज देख रही हो, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला ये लड़का इस होटल में वेश्यावृत्ति कर रहा है। इससे पहले भी विराज ने लकी के बारे में अब्बास से बहुत कुछ सुना था। अब्बास ने उसे बताया कि लकी भी एक जमाने में शहनाज के पीछे पड़ा था और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। उसने देखा कि लकी जिस तरह से मुस्कुरा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी शहनाज का पीछा पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाया था। इसलिए विराज शहनाज के सामने लकी को जितना बदनाम हो सकता था उतना बदनाम करने में लगा था। वो उसे शहनाज की नजरों में पूरी तरीके से गिरा देना चाहता था। क्या? लकी ये सुनकर दंग रह गया। विराज शहनाज के सामने उसके बारे में इस तरह की बात कर रहा था और वो भी गलत बात कर रहा था। वो सरेआम लकी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहा था। अब उसकी शहनाज की नजर में इतनी इज्जत रह जाने वाली थी क्या? लेकिन लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहा था। जब वो उसे बारबेक्यू की दुकान के बाहर मिला था तब तो लकी के ऊपर विराज का अच्छा इंप्रेशन था। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये कहने से क्या होता है? वो जो लड़की तुम्हारे साथ कमरे में तुम्हारे साथ रह रही है वो है कौन और तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? विराज ने पूछा। वो लड़की तो लकी को मालूम था वो और जीजी विशा तो सिर्फ कमरे में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। उसके मन में जीजी विशा के लिए कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए जैसे इल्जाम विराज उसके ऊपर लगा रहा था। लेकिन बाहर के लोग उन दोनों के बारे में ऐसा सोच रहे थे, इस बात का लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो लड़की तो क्या नहीं बता पा रहा ना, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है, समझे क्या? विराज ने हंसते हुए कहा। लकी ने विराज की बात सुनी और उसके बाद वो सीधा शहनाज के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो भी लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। इस बात से साफ हो गया था कि उसने भी विराज की बात पर विश्वास कर लिया था। लकी शहनाज का गुस्सा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जोर से कहा, नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हो? अभी उस लड़की को बुलाओ, हम उससे अभी उसके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि तुम लोग दिन रात कमरे में क्या करते हो। भीम, जाओ और उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल कर लेकर आओ, विराज ने कहा। जी बना, भीम ने कहा और फिर उस लड़की को लाने के लिए ऊपर चला जाने लगा। लकी को अचानक याद आया कि जीजी विशा कमरे में मेडिटेशन कर रही थी। लकी को शक था कि शायद उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। अगर ऐसे हाल में शहनाज उसे देखती तो उसके और शहनाज के मन में दूरियां हमेशा के लिए और ज्यादा बढ़ जाती। अब लकी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि वो कैसे न कैसे करके उस आदमी को जीजी विशा के कमरे में जाने से रोक सके। लकी ने जोर से कहा, तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करना चाहते हो यहाँ मुझसे करो, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। भीम ने उसे घूरते हुए देखा। लकी को लगा कि वो रुकने वाला था नहीं, इसलिए उसने फिर से कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारे बुलाने से नीचे ना आए। भीम ने फिर से उसे देखा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जीजी विशा नीचे आती? क्या कुछ घटना घटने वाली थी? बहुत बुरा। लकी और शहनाज के बीच दूरियां क्या बढ़ने वाली थी? क्या शहनाज लकी से अब कभी मिलने वाली नहीं थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज ने लकी के बारे में सारी जानकारियां निकालनी शुरू कर दी थी। वो शहनाज की नजर में लकी को पूरी तरीके से बदनाम कर देना चाहता था और इसलिए उसने भीम के जरिए उसे पिटवाने के लिए 2 लोगों को बुला लिया। इधर लकी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो विराज और शहनाज, भीम और बाकी लोगों के साथ होटल में आ गए। विराज ने लकी को कमरे से बाहर बुलाकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब लकी उन सब इल्जामों के बारे में मना करने लगा तो विराज ने भीम को जीजी विशा को लाने के लिए ऊपर भेज दिया। भीम भी जानता था कि विराज लकी से नफरत करता था, इसलिए वो खुद भी लकी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था। उसने अपने साथ लकी को आने से मना कर दिया और खुद लिफ्ट में दाखिल हो गया। लकी को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो आदमी अपनी हदें पार कर रहा था। विराज तो उससे बदतमीजी कर ही रहा था, लेकिन अब तो भीम भी शुरू हो गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था कि इतने में लकी ने भीम को उसके कंधे से पकड़ लिया। भीम को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे उसे किसी बाज ने पकड़ लिया हो
उसने गुस्से से कहा, साले फटीचर, जिंदा रहना या नहीं रहना। भीम को लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पीछे की तरफ घूमा और फिर लकी को नीचे गिराने के लिए उसे धक्का देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो लकी के ऊपर हाथ उठा पाता, इतने में उसे एहसास हुआ कि उसका खुद भी बैलेंस बिगड़ गया। लकी ने एक पल में उसे कंधे पर उठा लिया। इसके बाद लकी ने उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। एक बार के लिए तो ना तो भीम को और ना ही किसी को इस चीज पर विश्वास हो पा रहा था, लेकिन बाद में जब भीम की हड्डियां टूटने की आवाज आई तब उन्हें मालूम आया कि लकी ने सच में उन्हें फेंक दिया था। भीम एक बार का जो जमीन पर गिरा तो फिर खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विराज ने अपने दोनों आदमियों को भेजा और उसे खड़ा करवाया। वो लोग तुरंत अस्पताल में ले गए उसे। इधर विराज को भी लकी का ऐसा खतरनाक रूप देखकर बड़ा झटका लगा। लकी सच में बहुत बढ़िया लड़ाका था। वैसे भीम भी अपने साथ में जिन लोगों को लेकर आया था वो भी कम नहीं थे। वो खुद भी लकी को बहुत आराम से हरा सकते थे। उनके लिए लकी को निपटाना सिर्फ एक दाव का ही काम था। विराज ने लकी की आंखों में देखा और गुस्से में कहा, साले, एक तो तू यहाँ इस तरह के गंदे काम कर रहा है, हरकत कर रहा है, और उसके बाद मेरे ही आदमी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुझे बताता हूँ कि विराज क्या चीज है। साले, पहले तो तू मेरे हाथ से मार खाएगा और फिर थाने में ना पुलिस से लात खाएगा। एंड्रयू, मैथ्यू, मारो साले को, विराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद एंड्रयू, जो कि विराज के पास ही खड़ा था, वो आगे आया और धीरे धीरे लकी की दिशा में बढ़ने लगा। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और उनमें से अब एंड्रयू बाहर निकल कर आया तो वो अलग ही नजर आ रहा था। उसके हाथ पैर बहुत ही कसे हुए थे। लोगों को तो सिर्फ उसके घाव देखकर ही पसीने आने लगे। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है भाई। हाँ यार, इसका हाथ तो तेरी जांघ से भी ज्यादा मोटा है यार। सोचो, अगर इसके हाथ पर इतने घाव हैं तो इस आदमी ने कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी होंगी यार। ये तो इस लड़के की हालत खराब कर सकता है। अब हर कोई एंड्रयू के बारे में बात करने लगा। होटल का मालिक, जो खुद एक कोने में खड़ा था, उसने जैसे ही एंड्रयू को देखा तो उसे पहचान गया। उसने बाकी सब लोगों की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये बहुत बड़ा आदमी है। ये अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग का चैंपियन है। पूरे जयपुर में ना इसकी टक्कर का कोई नहीं। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी इस आदमी के ऊपर अभी पिछले महीने ही दाव लगाया था। सामने वाला का तो किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल भी खेला हुआ था, लेकिन इसने उसे सिर्फ 5 मिनट में ही चलता कर दिया। भाई, ये तो लगातार 40 मैचों से जीतता आ रहा है और आगे भी जीतता ही रहेगा। भले ही ये नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेला हो, लेकिन आज भी इसके नाम का सिक्का पूरे बॉक्सिंग बाजार में चलता है। ये सब सुनने के बाद अब लकी भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी। जीजी विशा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ही उसे यह समझ आ गया कि अपने शरीर और अपने दिमाग को ऐसे हालत में कैसे ठंडा किया जाए। उसकी आंखें अब भी काफी ठीक नजर आ रही थी। जैसे ही एंड्रयू के चलने और हाथ हिलाने के तरीके को देखा तो एक बार के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बार में ही उसकी जान निकाल सकता था। ये आदमी तो बहुत ही मजबूत है यार। इधर एंड्रयू लकी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए कहा, चल बच्चे, अपने कान पकड़ और विराज बना के सामने और मेरे सामने 50 बार उठक बैठक लगाना शुरू कर। मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, वरना तू बेकार में यहीं पिस जाएगा, मारा जाएगा, समझाना। लकी ने उसके मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो उससे भी गुस्सा आ गया। वैसे कैसे शहनाज के सामने इस तरह की कोई चीज कर सकता था, इसलिए उसने भी विराज की तरफ देखा और कहा, सुन भाई, तेरा भी जो भी नाम है ना, लेकिन तू पहले मेरे सामने 50 उठक बैठक लगा, वरना मैं तेरा भी हाल ना उस आदमी जैसा कर दूंगा जिसे अभी तुम हॉस्पिटल पहुंचा कर आए हो, समझे। ये सुनते ही एंड्रयू का पारा तो गर्म हो गया और उसने कहा, साले फटीचर, 2 टके के तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत बड़ा हीरो है? तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? एक आखिरी बार कह रहा हूं, मान जा वरना बहुत मारूंगा। हॉस्पिटल वाले भी ना इलाज नहीं कर पाएंगे, एंड्रयू ने कहा और फिर विराज की तरफ देखने लगा। इतने में विराज ने उसे देखा और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, सीधा करो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मारो उसे। नहीं। जैसे ही एंड्रयू लकी के ऊपर हाथ उठाने वाला था, इतने में पीछे से शहनाज की आवाज आई, अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ना एक बार के लिए सबक तो मिलना ही चाहिए। विराज ने भी शहनाज को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे तो उसका मन कर रहा था कि वो एक बार में ही लकी का सारा काम ही खत्म कर दे, मगर फिर भी शहनाज के कहने की वजह से थोड़ा सा रुक गया। बना, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे सिर्फ एक हाथ से ना साफ कर दूंगा, एंड्रयू ने कहा और फिर
सीधा लकी के ऊपर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ उठाया था कि एंड्रयू को ऐसा लगने लगा जैसा उसका डोला फटने को आ गया था। उसकी नसें इतनी साफ दिख रही थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगी। लोग जो कि दूर से खड़े होकर उसे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये मुक्का लकी को जाकर लगेगा तो फिर लकी का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इतने में लकी ने फिर से वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए उसे सिखाया था जिजीविशा ने। लकी ने तुरंत उसके मुक्के के आगे अपनी हथेली लगा दी और उसकी वजह से उसका ना सिर्फ हाथ रुक गया बल्कि पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। लकी का ये उद्देश्य नहीं था कि वो सामने वाले को चोट पहुंचाए, वो तो बस यही चाहता था कि सामने वाले की वजह से उसे चोट ना लगे। उसके बाद एंड्रयू ने लकी के ऊपर 4-5 बार और मुक्के बरसाए। वो इतनी तेजी से मुक्के चला रहा था जैसे कोई चीता अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो। हर मुक्का उसके पिछले मुक्के से खतरनाक हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका एक भी वार काम नहीं आ रहा था। वो जितना लकी को मारे जा रहा था, लकी उतना ही उसके शरीर के पास में आता जा रहा था। कभी अपनी कोहनी का तो कभी अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए वो हर बार एंड्रयू के मुक्के की दिशा को बदल देता था। एंड्रयू चाहकर भी लकी को नहीं मार पा रहा था। अब लकी भी परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो बस गुस्से में लकी की तरफ देखे जा रहा था और फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, साले तू आदमी है या भूत? तू ये मत सोच कि तू मुझसे अभी बच जाएगा, समझा? तू आगे भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा मैं इसका फैसला करूंगा। बस एक मुक्का और मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मेरे लिए तू किसी कीड़े मकोड़े की तरह है, समझा? उसने फिर से गुर्राते हुए कहा और लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब एंड्रयू के पास भी कुछ ज्यादा बचा नहीं था। उसे जो कुछ आता था वो सब कुछ उसने लकी के ऊपर ट्राई करके देख लिया था। लकी को भी उसके सारे दाव पेच आसानी से समझ में आ गए और अब उसे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लकी ने उसके एक मुक्के की दिशा को ऐसे बदल दिया कि वो सीधा होटल के खंबे पर ही जा टकराया। वो खंबा 80 सेंटीमीटर मोटा था और उसके ऊपर पत्थर चढ़े हुए थे। एंड्रयू का मुक्का सीधा उसके ऊपर जाकर लगा। इतने में वो सारे पत्थर चूर हो गए और उसकी धूल नीचे जम गई। देखने वाले लोग ये देखकर घबरा गए। उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उनमें से बहुत से लोग बस यही सोच रहे थे कि अगर यही मुक्का किसी आदमी को जाकर लगता तो उसका क्या हाल होने वाला था। एंड्रयू के हाथ में ढेर सारे खून आ गए। अब उसे लकी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी तरह से बस वो उसे कच्चा खा जाने वाला था और वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। लोग एंड्रयू को इस तरह से देखकर और ज्यादा डर गए। लकी ने भी एंड्रयू की तरफ देखा और बोला, चलो अब बात इतनी आगे बढ़ गई है ना तो थोड़ा सा लड़ ही लेते हैं, देखते हैं कि कौन है कीड़ा और कौन है मकोड़ा, ठीक है? इसके बाद लकी भी उसके ऊपर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर एंड्रयू को उसकी इस हरकत पर मन ही मन हंसी आ रही थी। मैं तो यही चाहता था साले, अब तू आएगा और मैं एक ही मुक्के में तेरा सिर खोल दूंगा। जैसे उसने अपने आप से इतना भर कहा, उसके बाद उसने हवा में अपना मुक्का तान दिया। लकी ने भी उसे देख लिया था और वक्त रहते ही उसने बचने के लिए एक टेक्निक निकाल ली। इससे पहले कि एंड्रयू उसे मार पाता, लकी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे आधा मोड़ दिया। ये देखते ही एंड्रयू हैरान हो गया। अचानक से उसे कुछ चटकने की आवाज आई और ये देखते ही एंड्रयू हैरान हो गया और जोर से चिल्ला उठा। उसकी सीधी कलाई और कोहनी पूरी तरीके से टूट गई थी। लकी ने इतने में उसका पेट पकड़ा और उसे जोर से लात के हवाले कर दिया। एंड्रयू का बड़ा शरीर नीचे जमीन पर ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। वो नीचे गिरा हुआ था और जोर से चिल्ला रहा था, अरे मेरा हाथ, कोई हॉस्पिटल ले चलो, मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। बाकी सब लोग देखकर एंड्रयू को घबराए जा रहे थे और लकी को देख रहे थे। उनमें से कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब जब लकी ने एंड्रयू को पछाड़ दिया था तो सबसे अच्छा था कि एंड्रयू खुद उसके पैरों में गिरकर माफी मांग ले। वो सब विराज से भी यही कहने की सोच रहे थे, लेकिन विराज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सबसे पहले तो अपने 2 आदमियों को भेजकर एंड्रयू को अस्पताल भिजवाया। उसके बाद वो गुस्से में लकी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी जैसा आदमी एंड्रयू को भी हरा कैसे सकता था। विराज, यहां से चलते हैं। शहनाज ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था और वो बस अब यहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन विराज तो इस वक्त उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस लकी को देखे जा रहा था।
वो उसे गोली मार देना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज लकी को सबक सिखा पाता, या फिर लकी उसे भी यहाँ से सीधा अस्पताल पहुंचा देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।